हेलो दोस्तों, मैं आ रहा आपका दोस्त। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो सीरीज चला रहे हैं हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी सीरीज में ओनली यूपीएससी हिंदी मीडियम की तरफ से मैं आ रहा आप लोगों के लिए। मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि आप लोगों को अभी पॉलिटी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो मैंने उसके लेक्चर्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, उसके साथ एक और सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। हमें दो सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने चाहिए। तो दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की जहाँ से स्टार्टिंग होती है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड जब तक नहीं पता लगेगा तब तक हम आगे की चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरेस्टिंग एरिया से स्टार्ट करिए, तो अभी वो टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास टाइम है कि हम प्रीलिम्स की अच्छी तरीके से तैयारी करें और एक सिस्टमेटिकल तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक हम चीज़ों को कंप्लीट करें। तो मेरा ये टारगेट रहेगा, आज 20 जनवरी है, तो टारगेट है कि 10 फेब तक हम दोनों सब्जेक्टों को कंप्लीट कर लें। हम लोग 10 फेब या 15 फेब तक हम दोनों सब्जेक्टों को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम उसके फिर मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देंगे पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, उसके अलावा एनसीईआरटी बेस पे मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री को भी हम कंप्लीट कर लेंगे इस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है यूरोपीय शक्तियों का आगमन और ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। ये एक टॉपिक है। तो जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि जीएस मुख्य परीक्षा जो मेन पेपर होता है यूपीएससी का, उसके GS1 का पार्ट है। GS1 में हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है। तो उसमें अगर सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो पहला पॉइंट है वो आप लोग देखेंगे, 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान काल तक का भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और विषय। उसमें ये जो टॉपिक है हमारा, पहली लाइन दी है हमारे सिलेबस की मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो उसमें आप देखिएगा कि उन्होंने कहा है कि जो 18वीं सदी है, मतलब 1750 के दौर का जो भारत था, वहाँ से लेकर जो स्वतंत्र हुए हम भारत आज तक का भारत जो है, उस तक का इतिहास हमें पढ़ना है। हमें स्वतंत्रता 1947 का जो हमारा हिस्ट्री है, हमें वहाँ तक की हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद जो प्री इंडिपेंडेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री हम अलग से पढ़ते हैं। तो हमारा पोर्शन जो हमें इस टॉपिक, इस जो सिलेबस के इस टॉपिक से जो है 18वीं शताब्दी से वर्तमान काल तक का जो भारत है, तो उसमें सबसे पहले 1750 का जो भारत था उसकी हमें कंडीशन समझनी होगी। तो उसके बैकग्राउंड को हमें समझना पड़ेगा कि यूरोपीय शक्ति भारत और पूर्वी देशों की तरफ क्यों आकर्षित हुई थी, आकर्षित हुई। उसके अलावा कौन कौन सी शक्तियाँ आई, उनके बाद अंग्रेजों ने यहाँ अपना शासन कैसे सुदृढ़ीकरण किया। उस पूरी चीज़ों को हम जब समझ लेंगे, 1757 का जो प्लासी का युद्ध है, 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, जो मैं आप पॉलिटी में भी मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री का बहुत रोल रहा है। हिस्ट्री को हम पॉलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें हमें आसानी से याद होने लगती हैं। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे को जो मिडिवल भारत का इतिहास है, जहाँ मुगल शासन कर रहे थे, उस दौर से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसी टाइम से यूरोपीय शक्ति भारत आना स्टार्ट कर दी थी व्यापारिक शक्ति के तौर पर। ठीक है, तो ये चैप्टर भारत में यूरोपियनों का आगमन और उस टाइम भारत की क्या कंडीशन थी, ठीक है, और किस प्रकार से ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण हुआ। भारत, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि जब ब्रिटिश शक्ति भारत में सुदृढ़ीकरण कर रही थी, अपनी मजबूत तरीके से पैर जमा रही थी, उस टाइम भारत की क्या कंडीशन थी। भारत की व्यापारिक कंडीशन, भारत की राजनीतिक कंडीशन, भारत की सामाजिक कंडीशन, भारत की आर्थिक कंडीशन और भारत की जो सांस्कृतिक कंडीशन थी, उस सारी कंडीशंस के बारे में पूछा जा सकता है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी इंडिया की उस टाइम पे। ठीक है, कौन कौन सी क्षेत्रीय शक्तियां थी उस टाइम पे, क्यों भारत ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ीकरण होने से नहीं रोक पाया। तो ये चैप्टर नंबर 3 से लेकर 5 तक जो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, यहाँ से हमें ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद जो
1757 से लेकर 1857 के मिडिल में जो अंग्रेजों ने अपना विकास किया और अपने व्यापार को और ज़्यादा मजबूत से भारत में इस्टेब्लिश किया और साथ ही भारतीय क्षेत्रों को आधिपत्य करना स्टार्ट किया, वह पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। उस दौरान उन्होंने कौन कौन से रूल्स लगाए, जैसे कि आप देखेंगे भूमि सुधार आंदोलन जो बोलते हैं, उन्होंने भूमि से रिलेटेड जो कर व्यवस्था में बदलाव किए थे, जिसमें कार्नवालिस बहुत प्रमुख है। ठीक है, भूमि बंदोबस्त जो व्यवस्था थी। उसके बाद जो आदिवासी और संथाल विद्रोह, जितने सारे विद्रोह हुए थे, किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, ठीक है, वो भी इसी दौरान हम देखेंगे 1757 से लेकर 1857 तक। फिर 1857 में तो विस्फोट ही हो जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हो जाती है 1858 में। तो इस प्रकार से, और 1858 से लेकर 1885 तक का जो हिस्ट्री है उसको हमें समझना होगा कि किस प्रकार से धीरे धीरे भारत के लोगों में भी जो राजनीतिक चेतना धीरे धीरे पनपी, धीरे धीरे इन्होंने एसोसिएशन बनाने स्टार्ट कर दिए, संघ बनाने स्टार्ट किए, जिसमें आप लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एसोसिएशन उस टाइम बन रहे थे। फिर 1885 में तो राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से लेकर 1907 में जब कांग्रेस का विघटन होता है, वहाँ सूरत विघटन जिसे कहते हैं, उस तक के चीज़ों को हम देखेंगे। बंगाल विघटन 1905। फिर उसके बाद का दौर 1915 तक का दौर हम देखेंगे। फिर 1915 से गांधी जी का आगमन देखेंगे। तो इस प्रकार से हम हिस्ट्री को पूरा पढ़ेंगे ना, गांधी जी के जितने भी मूवमेंट थे, जो जब तो स्वतंत्र भारत नहीं हुआ उसके बीच में सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल रहा, और भी जो महानायक थे भारत के स्वतंत्रता के जो संग्राम, उसमें उनसे रिलेटेड हमें चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, और ये आगमन लगभग 1500 शताब्दी के अंत में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, वहाँ का इतिहास पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट दिस सेशन, और प्लीज़ आप लोग कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये पूरा सेक्शन। आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ज़्यादातर अपना फोकस, फिर जो मैंने आपको बताया है, जो थर्ड आपका पेपर है जीएस पेपर थर्ड, जिसमें आपको इकोनॉमी आती है, इन्वायरमेंट आता है, साइंस एंड टेक आता है, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज से। वहाँ आप विजन 365 यूज कर सकते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, और स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मैंने बता दिया है। क्योंकि इकोनॉमी को पढ़ते समय आपको अभी क्या है ना, प्रीलिम्स के लिए आपको टॉपिक्स पे जाना पड़ेगा, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मृणाल सर के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एनवायरनमेंट के लिए आपको बता दिया। बेसिक्स आपको करने हैं तो डेफिनेटली आपको दृष्टि की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। वहाँ से आप अपना बेसिक एक फाउंडेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी अगर इस टाइम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे, आपको रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने हैं, तो प्लीज़ एनवायरनमेंट के लिए आप दृष्टि को पढ़िए। उसके अलावा आपको विजन की जो 365 पीटी आती है उससे पढ़ के आप इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका। साइंस एंड टेक के लिए मैंने आपको बता दिया कि ओनली यूपीएससी वाला एक सर हैं, उनके 10th लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे फिजिक्स वाला करके, तो उन सर के जो 10 लेक्चर्स हैं जो टॉपिक वाइज दिए हैं उन्होंने, उनको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक का जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या करिए, विजन आईएएस के जो पीटी 365 है उससे कंप्लीट कर लीजिए। तो आपका एक तो आपको पूरा थर्ड पेपर तैयार हो जाएगा मेंस से पहले, और प्री की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, इंट्रीग्रेटेड वे से ही हमें पढ़ना चाहिए, तो हम 2 महीने में या 1.5 महीने में इन 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और इधर मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, तो 1-1 घंटे का ये लेक्चर रहता है, 1 से 1.5 घंटे का लगभग कोई टॉपिक कंप्लीट करने में। तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे
कि 15 फेब तक आपको पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय आगमन, लोग इस चैप्टर से जुड़े हैं। थैंक यू। तो देखिएगा, भारत में यूरोपीय आगमन की बात करें तो अगर हम इतिहास को देखते हैं तो इतिहास को हम कालानुक्रमिक क्रम में जोड़ते हैं, मतलब एंशियंट पुराना इतिहास, फिर मिडिवल, और मतलब तिथियों के अनुसार हम इतिहास को देखते हैं। ठीक है, तो तिथियों के अनुसार हम देखते हैं, तो इतिहास को हम देखेंगे, हमने एंशियंट हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में इतिहास को बांटा हुआ है, अगर हम कालक्रमिक क्रम में से देखें तो। ठीक है, तो जो हम बुक पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, वो आधुनिक भारत से संबंधित है, लेकिन हमें आधुनिक भारत को जो समझना है उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उसको पीछे जाने के लिए हमें मिडिवल हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जब मुगलिय शासन इस देश में राज कर रहा था। उस समय क्या होता है, यूरोप में भी कुछ अलग तरीके की घटनाएं हो रही थी, अलग तरीके से एक क्रांति सी आ रही थी, जिसे पुनर्जागरण का काल कहते हैं। इटली के विश्वविद्यालयों से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, तो नए विचार आए, नई प्रौद्योगिकी आई, तो उसके कारण उन्होंने क्या हुआ कि वो अपने देश से बाहर निकलना स्टार्ट किए, कच्चे माल की खोज में, नए बाजारों की खोज में, और अपने जो ईसाई धर्म के को बढ़ावा देने के लिए वो अपने देश से बाहर निकलकर दूसरे देशों की तरफ मूव करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य क्या होता है कि आर्थिक जो रूपांतरण होता है, एक आर्थिक रूपांतरण होता है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कृषि है या विनिर्माण है में जो टेक्नोलॉजी वो अपना रहे थे, इसने उनके बाजार में, उनके व्यापार में एक तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला दिया। जिसके कारण क्या हुआ कि जो यूरोपीय शक्तियां थीं, यूरोपीय देश थे, वो नवीन विकल्पों की खोज के लिए, नवीन देशों की, औपनिवेशिक देशों की खोज के लिए बाहर निकली। उन्हें नए मार्केट चाहिए थे, अपने देश की जो प्रौद्योगिकी है, जहाँ वो कच्चे माल जो भी उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ रही थी। जो कच्चा माल से जो है उत्पादन हो रहा था उसके लिए नए बाज़ारों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उसके लिए यूरोपीय शक्तियाँ, उपनिवेशी शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। जब ये बाहर निकलती हैं तो ऐसा माना जाता है कि भारत जो पूर्व में स्थित है, इसका संबंध यूरोप से पहले से ही था। यूरोप का एक देश है इटली, रोम, जो कि प्राचीन समय से ही भारत के साथ उसके संबंध रहे हैं। आपने जब अशोक का काल हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे अशोक का जो कालक्रम है, उस दौरान यूरोप के साथ किस तरीके से उनके संबंध थे। ठीक है, रहे थे। तो कहते हैं कि जो यूरोप है या रोम है, रोम का कंट्री है, उसके साथ भारत के साथ संपर्क रहे थे। उसी दौरान हम देखते हैं 12वीं शताब्दी में होता है, 11वीं 12वीं शताब्दी में क्या होता है, यूरोप का एक यात्री चीन की यात्री पाता है, इसका नाम होता है मार्को पोलो। मार्को पोलो के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कहाँ का यात्री था, कौन था ये इटली का एक यात्री था। जब वो पूर्व के देश चीन आता है, चीन आके वो पूर्व के बारे में अपने यात्रा वृतांत लिखता है, अपनी यात्रा की जो स्टोरियाँ उन्हें लिखता है, और इस पूर्व के धन वैभव के बारे में बहुत कुछ लिखता है। तो ये जो कहानियाँ थी, धन संपदा की, बेशुमार संपदा की कहानियाँ, अन्य यूरोपीय देशों को के अंदर एक लालसा पैदा करती हैं को भारत के साथ व्यापार करने के लिए मूव करें। तो होता क्या है, इटली जो है 12वीं शताब्दी तक इटली का एकाधिकार होता है पूरब के व्यापार पर। अब पूरब के व्यापार पर एकाधिकार के लिए वो दो तरीके अपनाता है। अब जब व्यापार हो रहा होगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके, एक था वाई लैंड, एक था वाई सी, तो वाटर के द्वारा, एक था समवायी स्थलीय मार्ग। स्थलीय मार्ग के लिए वो क्या, कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र करते थे। हम वर्ल्ड मैप को देखें तो इटली यूरोप का कंट्री, वहां से निकल कर वो कहाँ आते थे सबसे पहले, तुर्की, आज तुर्कियन के नाम से है, वहां आने के बाद ईरान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में प्रवेश करते थे। ठीक है,
एक तो ये मार्ग था, इराक, तुर्की खाड़ी, फारस की खाड़ी से होते हुए भारत में आते थे। एक मार्ग था कि भारत से होते हुए गल्फ ऑफ अडन, लाल सागर और उसके ऊपर जहाँ अलेक्जेंड्रिया नाम का एक जगह है जो कि मिस्र में है, वहां तक जाते थे। उसके बाद भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए फिर वेनिस, जेनोवा में पहुंच जाते थे। तो दो तरीके से वो व्यापार कर रहे थे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा हुआ क्यों था, इतनी प्रौद्योगिकी, इतना विकास अचानक से यूरोप के अंदर क्यों आया था। क्योंकि यहाँ इटली के विश्वविद्यालय में इटली संपन्न हो रहा था। तो उससे क्या हुआ कि लोग ने पढ़ना लिखना और नए थॉट्स जनरेट होना स्टार्ट हुए उनके विश्वविद्यालयों में। तो ये पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हो गया इटली के विश्वविद्यालयों में, जिसके कारण साहित्य और विभिन्न कलाओं में स्पेशल अभिव्यक्ति देखने को मिलने लगी। व्यापारी, व्यवसायी, बैंकरों के नए वर्ग उदित होने लगे और यूरोप के जो नवीन मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ। और यहाँ से जो पहले की सामंतवादी जो चीज़ चल रही थी, पोप की धारणाएं गलत होने लगी, ये सब चीज़ें उस टाइम हो रही थी। तो आप लोग जब यूरोप पश्चिम में पुनर्जागरण का पूरा कॉन्सेप्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहाँ से देखेंगे कि सुधार आंदोलन हो रहे थे, पुनर्जागरण हो रहे थे, जिससे कि एक नवीन वर्ग का उदय हुआ जो कि एक पूंजीवादी मानसिकता का था, व्यापारिक वर्ग, जो कि बैंकर था, व्यवसायी था, व्यापारी था। ठीक है। क्योंकि जो इटली था पहले से ही पूरब की तरफ व्यापार कर रहा था, पूरब की चीज़ें लाकर यूरोप के अन्य देशों में पहुंचाता था, आपूर्ति करता था, जिससे कि क्या हो रहा था, इटली की जो ग्रोथ थी वो अन्य देशों के कंपेयर में बहुत तेजी से ऊपर उठी, वर्चस्व था उसका। तो जिसके कारण अन्य जो यूरोपीय देश होंगे वो भी एक तरीके से उससे ईर्ष्या करने लगे उस देश इटली से। तो हम देखते हैं हमारे आसपास वही कोई परिवार है बहुत ज़्यादा उन्नत कर रहा होता है तो उसके पड़ोसी क्या करते हैं, उसे जलने लगते हैं। ऐसा अक्सर हमें देखने को अपनी सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। वही चीज़ इटली में हो रही थी। ठीक है, इटली के साथ भी हुई। उसके आसपास के देशों ने देखा कि इटली पूरब के व्यापार से बेहद संपन्न हो रहा है, तो अन्य देशों ने भी पूरब के व्यापार में भागीदारी करने की बात सोची और इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहा। अब वे 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश। अब अटलांटिक देश हम जानते, अटलांटिक ओशन को हम जानते हैं, इसके पूर्व में यूरोप है और उसके पूर्वी जो कोस्टल है, मतलब यूरोप का पश्चिमी समुद्रीय भूभाग या कोस्टल एरिया, वो एक तरीके से पूर्वी अटलांटिक का क्षेत्र ही माना जाएगा, पूर्वी अटलांटिक का एरिया है। उसके आसपास की जो कंट्रीज हैं, जो समुद्र के किनारे वाली कंट्रीज हैं, ठीक है, वो कंट्री अटलांटिक तट में बसी कंट्री एक समुद्री अलग वैकल्पिक मार्ग की खोज करने लगी, क्योंकि उन्होंने इटली के जो व्यापार था उसके एकाधिकार को तोड़ना था। तो होता क्या है, इसी प्रक्रिया में होता क्या है, जो एक देश पुर्तगाल, आप देखेंगे पुर्तगाल बिल्कुल कहाँ पे है, बिल्कुल नीचे है और अटलांटिक ओशन के पूर्वी हिस्से में है। मतलब आप उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, यूरोप का वेस्टर्न लाइन है, उस पे, उस कोस्टल लाइन पे स्थित है। ठीक है, अब मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अफ्रीका के ऊपर जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है उससे ऊपर पुर्तगाल है। वहाँ क्या होता है, पुर्तगाल और उससे जुड़ा हुआ एक देश है स्पेन। ठीक है, तो कहानी हम स्टार्ट करेंगे पुर्तगाल से। 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, प्रिंटिंग और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से बढ़ गया। एक नई टेक्नोलॉजी पैदा हुई जिसमें नक्शा बनाना और प्रिंट करना, ये चीज़ों का प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, कंपास, जो हम कंपास होते हैं उसको बनाया जिससे दिशा का निर्धारण किया जा सके। खगोलीय परीक्षणशालाएं बनाई जिससे आसमान में तारे हैं उनका परीक्षण किया जा सके। बारूद का निर्माण किया। जैसे प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने
खोजियों की अत्यधिक सहायता की। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो जहाज थे, जहाज़ों में भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की और एक उन्नत जहाज बनाने स्टार्ट किए। तो इस प्रकार क्या होता है, जो ये पुनर्जागरण का अभ्युदय कृषि में तो कम निवेश वाला था, लेकिन जो विनिर्माण क्षेत्र था उसमें ज़्यादा निवेश वाला हुआ और मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर में ज़्यादा उन्नति होने लगी। तो क्या हुआ, कच्चे माल की आवश्यकता हुई। पहली चीज़, भाई कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, तो यू नीड रॉ मटेरियल्स। इफ़ यू हैव नो रॉ मटेरियल्स, तो व्हाट शुड यू व्हाट मैन्युफैक्चरिंग यू कैन डू। साथ ही साथ जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहे थे, उनको बेचने के लिए तुम्हें नया बाजार भी चाहिए होगा। आज की डेट में देखो, भारत में उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन चाइना और अन्य कंट्रीज़ देखिए बेहद ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके लिए उनको मार्केट चाहिए। तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट फॉर दैट कंट्रीज़। तो आज भी क्या है, ये सब चीज़ें हमें इतिहास से देखने को मिलती हैं। तो नवीन बाजारों की प्राप्ति और विस्तार, और साथ ही साथ पूर्व की जो धन संपदा थी उसके प्रति आकर्षण, क्योंकि मार्को पोलो जो कि 1254 से 1324 तक रहा, जिनकी यात्रा की थी, उसने सब बताया था कि भाई पूर्व में बहुत ही ज़्यादा समृद्धि है, बहुत ही ज़्यादा धन संपदा है। साथ ही साथ जो ईसाई मत के प्रसार की उत्कर्ष इच्छा, मतलब जो ईसाई मत था उसको पूरी दुनिया में फैलाना था, पूरब में भी फैलाना था, वो भी इनकी एक इच्छा थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब पुनर्जागरण होता है, जो वहाँ की सामंतवादी व्यवस्था होती है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है और नई व्यवस्था आने लगती है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो व्यापारियों की व्यवस्था है, बिजनेसमैनों की व्यवस्था है, ठीक है, स्थापित होने लगती है। अब सबसे पहली जो कंट्री है पुर्तगाल, पुर्तगाल की लोकेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा विजुलाइज कर लें। वर्ड मैप दिखाता हूँ तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप कैसे विजुलाइज कर सकते। ये रहा पुर्तगाल, देखिए यहाँ पे है ना, स्पेन के साथ ये पुर्तगाल रहा, ठीक है। पुर्तगाल से यहाँ से होते होते मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ कि यहाँ से होते हुए साउथ अफ्रीका, जो नीचे यहाँ तक आते हैं, इसके बाद यहाँ से होते हुए इसके ईस्टर्न कोस्ट से होते हुए अफ्रीका के, वो इंडिया में कालीकट भी आएंगे। तो आपको बस लोकेशन में दिखाना चाहता था पुर्तगाल कहाँ पे है, ठीक है। ये अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर जिब्राल्टर स्ट्रेट है, उसके ऊपर स्पेन है, स्पेन से जुड़ा हुआ बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट पे है यूरोप की पुर्तगाल, ठीक है। लगा हुआ है किससे, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, ओके। तो यहां से स्टार्ट होती है पुर्तगाल की कहानी। 6वीं शताब्दी के अंत तक ग्रीस और रोम जैसे यूरोपीय देशों के भारत के साथ व्यापार संबंध थे। ये बात हम पहले ही जानते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोपीय देश और भारत के मध्य चले आ रहे जो व्यापारिक संबंध थे, जो उनके निकट संबंध थे, उसमें एक गैप आ जाता है। आगे चलकर 15वीं शताब्दी में इस गैप को भरने का जो काम करती है वो एक कंट्री थी पुर्तगाल, ठीक। होता क्या है, पुर्तगाल भी एक यूरोप की कंट्री है, जो मैंने आपको दिखाया। तो 15वीं शताब्दी में क्या होता है, उसका एक बंदा वास्को डी गामा के आगमन से पूर्व कई यूरोपीय यात्री आते थे। केप ऑफ गुड होप, जो मैंने अफ्रीका आपको दिखाया था, साउथ अफ्रीका, उसके सबसे लास्ट साउथर्न पॉइंट जो है बिल्कुल, वो कैप ऑफ गुड होप होकर वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत के कालीकट पहुंचा, जहां का शासक जैमोरिन था। और इसने भारतीय जो कंडीशन थी उसकी दशा को बहुत बड़े पैमाने से प्रभावित किया। आप देखें, गोवा 1962 में पुर्तगालियों से भारत के हिस्से में आता है, कैप्चर कर लेते हैं उसको, इंडिया के पार्ट बना लिया जाता है उसको पूरी तरीके से, ठीक है। तब तो वहाँ पे कौन शासक थे, पुर्तगाली शासक थे। ऐसे फ्रांसीसी पांडिचेरी, ठीक है, उसको भी इंडिया का पार्ट बनाया जाता है। तो उसने भारतीय इतिहास को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। 15वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली
इटली का एक साम्राज्य की समृद्धि से, जो पहले मैंने आपको बताया था, उसकी जो इटली जो इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो गया था ड्यू टू दैट रीजन कि वो भारत के साथ या पूर्व के साथ व्यापार कर रहा था। तो उस लाभदायी व्यापार में अन्य यूरोपीय कंट्री भी हिस्सा चाहते थे, और जो एक का अधिकार था इटली का इस पूर्व के व्यापार पर, उसको तोड़ना चाहते थे। कि जैसा कि उसी टाइम क्या होता है, 15वीं शताब्दी के दौरान ही क्या होता है, अरब ने मिस्र एवं पर्सिया पर, पर्सिया वो एरिया है जो तुर्की और उसके आसपास का एरिया पर्सिया एरिया है, इराक ईरान और उसके पर ऊपर पर्सिया एरिया पर क्या अरब वाले क्या करते हैं, वहां पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और जो व्यापारिक मार्ग था स्थल का, जहां से होकर इटली वाले लोग व्यापार कर रहे थे, वो मार्ग बंद हो जाता है। एडन की खाड़ी, गल्फ और पर्सिया, और साथ ही रेड सी वाला जो एरिया है वो भी प्रभावित होने लगता है। ये जो मार्ग जब बंद हो जाते हैं, तब यूरोप वाले क्या करते हैं, अन्य वैकल्पिक मार्ग की खोज करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि होता क्या है, पूरब से जो वस्तुएं अब थी वो मुस्लिम मध्यवर्तियों के जरिए यूरोप में पहुंच रही थी। ठीक है, वो अब प्रभावित हो गई थी, तो वैकल्पिक मार्ग की खोज करनी थी। तो पुर्तगाल का एक राजकुमार हेनरी है, जिसे पुर्तगाल का नाविक कहते हैं। भाई स्टेट एग्जाम या यूपी पीसीएस में भी अभी मैचिंग करिए, पुर्तगाल का नाविक किसे कहते हैं ऐसे पूछ सकता है। तो राजकुमार हेनरी था, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और उसने पूरा जीवन अपना पूरब में या भारत की ओर जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में निकाल दिया। ठीक है, तो 1487 में होता क्या है भाई कि बार्थोलोमेव डियाज एक व्यक्ति होता है, जो एक पुर्तगाल का व्यक्ति होता है, जो अफ्रीका के किनारे 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 उसके वेस्टर्न कोस्ट से किनारे किनारे होते हुए मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे नीचे आते हुए नेमीबिया और साउथ अफ्रीका, उसके लास्ट पॉइंट पे पहुंचता है कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप पे पहुंच के वो सोचता है अब इससे आगे जा नहीं पाऊंगा मैं, दैट इज द लास्ट पॉइंट। और 1488 में बार्थोलोमेव डियाज, ये नाम याद रख लीजिए कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन व्यक्ति था जिसने कैप ऑफ गुड होप तक पहला पुर्तगाली पहुंचा, दैट वाज द बार्थोलोमेव डियाज। और वो 1488 में वापस लिस्बन लौट आया। लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। ठीक है, उसके 10 वर्ष बाद क्या होता है कि 1498 में एक और व्यक्ति वास्को डिगामा पुर्तगाल से इसी रास्ते को फॉलो करते करते आगे चलना स्टार्ट करता है, और चलते चलते वो भी कैप ऑफ गुड होप पहले पहुंचता है। कैप ऑफ गुड होप पहुंच के वो अफ्रीका के ईस्टर्न हिस्से में पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक गुजराती पायलट से, जिसका नाम होता है अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद याद रखिएगा, यूपीपीसी से क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है, अब्दुल माजिद पायलट गुजराती की सहायता से वास्को डिगामा उसकी हेल्प से भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह इज सिचुएटेड इन केरल डिस्ट्रिक्ट, केरल स्टेट इन इंडिया। और वहाँ का उस टाइम तो कोई और डिस्ट्रिक्ट, सॉरी कोई और स्टेट रहा होगा, कोई और राज्य रहा होगा वो, लेकिन वहाँ का जो कालीकट जो होता है बंदरगाह होता है, वहाँ का राजा था जैमोरिन। फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे वो पहुँचता है तो एज ए व्यापारी वहाँ पहुँचता है, तो जैमोरिन उसका स्वागत करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज दी गई है कि डायरेक्ट भारत में जो यूरोपीय शक्तियां थी, वो डायरेक्ट भारत में उपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन या जो उपनिवेशीकरण था की शुरुआत क्यों नहीं कर पाई। ऐसा इसलिए नहीं कर पाए कि ऑलरेडी यहाँ पर अरब के व्यापारी भारत से व्यापार कर रहे थे, साथ ही साथ
सॉरी फ्रेंड्स। तो होता क्या है कि जो भी यूरोपीय शक्तियाँ होती हैं भारत में डायरेक्ट औपनिवेशीकरण का शुरुआत नहीं कर पाती हैं, ड्यू टू कि भारत में ऑलरेडी पहले से ही लोग शासन कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर यूरोपीय शक्तियाँ के अलावा अरब के व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार काम कर रहे थे, और नॉर्थ इंडिया में तो मुगलिय शासन था ही उस टाइम पे। लगभग मुगली शासन नहीं था, लोधी वंश का शासन चल रहा था। तो इब्राहिम लोधी को हराकर 1526 में जब पानीपत का युद्ध होता है तो उसमें बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देंगे। उसके बाद मुगलिय शासन स्टार्ट होगा। तो लगभग वही कंडीशन है, अभी 1500 के नियर अबाउट चल रहा है। तो भारत में ऑलरेडी पहले लोग शासन था, इसलिए वो डायरेक्ट वहाँ पर उपनिवेशीकरण स्टार्ट नहीं कर पाए, जैसा वो अमेरिका में उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। अब ऐसा उन्होंने ऐसा करने को समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक, अस्त्र और इनके कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित भी किया। और जो यूरोप अरबी शक्ति थी, अरब सागर के आसपास, अरबियन सी के आसपास, गल्फ ऑफ अडन के आसपास, रेड सी के आसपास, उन सबको भी एलिमिनेट करेंगी। देखिए अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे वो एलिमिनेट करती हैं वहाँ से। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया पुर्तगालियों का स्पष्ट व्यवसाय करना तो के लिए तो भारत आए थे वो लोग, लेकिन उनका जो छिपा हुआ मत था वो था ईसाई मत का प्रचार करना। ठीक है, ईसाई मत का प्रचार करना, भारतीयों को ईसाइयों में प्रवर्तित करना और प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाली पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था, इसलिए डायरेक्ट उपनिवेशीकरण नहीं कर पाए थे। तो पहला टारगेट यही था पुर्तगालियों का कि एनी हाउ जो अरब व्यापारी हैं उनको इस व्यापार से बाहर किया जाए। जब इनको बाहर कर देंगे तब जाके वो कहीं आसानी से अपने लिए रास्ते बनाएंगे और बेहतर व्यापार के विकल्प तैयार कर पाएंगे। तो 15 वर्षों तक उन्होंने अरब नौपाताओं को पूरी तरह नष्ट किया, उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किया और उनको ख़त्म नस्ते नाबूद कर दिया एक तरीके से। तो पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1510 में या 1501 में स्वयं को अरब फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। 1501 का वो वर्ष था जब ये चीज़ घोषित हुई। अब आगे की चीज़ें मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि व्यापार से शासन तक पुर्तगालियों ने किस तरीके से अपना सफ़र तय किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे साथ कनेक्ट बने रहिए। मैं छोटे छोटे फेज में आपको पढ़ा के छोटे छोटे वीडियो 30 मिनट के, 20 मिनट के ऐसे करके दूंगा, जिससे आप आसानी से पूरी बुक को एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, कनेक्ट विद मी। मिलते हैं कल फिर से।